अब वेपन्स की अगर बात करें तो एक वेपन हो तो मैं बताऊं, यहाँ पे चाइना ने इस विक्ट्री डे परेड में वेपन्स की लाइन लगा दी है। उनमें अपना दबदबा दिखाने का जब उनको लगता है कि हाँ अब समय है, तब ये मिलिट्री परेड करते हैं। देखिए, जिस तरह से चीजें हो रही हैं दुनिया के अंदर, हमने देखा इसराइल पैलेस्टाइन में क्या चल रहा है कि आज की तारीख में ह्यूमैनिटी फेसेस अ स्टार्क चॉइस, पीस और वॉर, और डायलॉग और कन्फ्रंटेशन। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। तो प्रतीक भाई, वेलकम बैक टू द शो। और आज जो है वी आर डाइविंग इनटू द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पेक्टिकल्स ऑफ द ईयर, विच इज चाइनाज विक्ट्री डे परेड, और जो बीजिंग में हुई है। और दिस परेड wasn't just about the history. It was about power, it was about politics, it was about flexing their muscles, it was about the future of warfare. So इसके बारे में आज बात करेंगे। और जैसा कि हमने देखा सितंबर 3 को टियननमेन स्क्वायर में, वहां पे मिसाइल्स थी, वहां पे टैंक्स थे, वहां पे ड्रोन्स थे, वहां पे लेजर्स थी, वहां पे रोबोट डॉग्स थे, वहां पे फाइटर प्लेन्स थे, वहां पे जो हो सकता था वेपन्स इंडस्ट्री में वो सब कुछ वहां पे था। और ये जो शो है मेरे हिसाब से वो चाइनीज पब्लिक के लिए नहीं, बल्कि ये कोरियोग्राफ किया था दुनिया को दिखाने के लिए कि वी हैव अराइव्ड एंड वी आर मोर पावरफुल देन यू। सही कह रहे हो तरुण भाई, इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था। आई थिंक September 3, जैसे आपने बोला, इट वाज अ विक्ट्री डे, है ना। ये World War II में जापान की डिफीट को ये मनाते हैं चाइना में। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलिट्री परेड में, जैसे हमारे यहाँ हमेशा हर साल 26 जनवरी को हम मिलिट्री परेड करते हैं ना, और सारे वेपन्स दिखाते हैं, इनके यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। तो पिछले साल विक्ट्री डे पे September 3 को मिलिट्री परेड नहीं हुई थी। तो ये रैंडम हम्म। है। ये जो इंटरनेशनल सिचुएशंस होती है ना, उनमें अपना दबदबा दिखाने का जब उनको लगता है कि हाँ अब समय है, तब ये मिलिट्री परेड करते हैं। और बिल्कुल। तो तरुण भाई, इस पे मैं आपसे पूछूंगा, आपको क्या लगता है आजकल का सिनेरियो ऐसा है कि इन्होंने सही डिसीजन लिया मिलिट्री परेड करके? देखिए, जिस तरह से चीजें हो रही हैं दुनिया के अंदर, हमने देखा इसराइल पैलेस्टाइन में क्या चल रहा है, हमने रशिया यूक्रेन में हमने देखा है, वेनेजुएला यूएस में हमने देखा है, थाईलैंड कंबोडिया में हमने देखा है, नेपाल में आजकल क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, इंडिया में आजकल क्या हो रहा है थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं। तो इस सबको देखते हुए, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, ये बहुत जरूरी था कि जो चाइना ने जो चाइनाज विक्ट्री डे परेड किया है वहां पे, मेरे हिसाब से बहुत जरूरी था। और इसमें देखिए ना, आपकी वो प्रेसिडेंट जिनपिंग ने, माफ कीजिएगा, उन्होंने ये बात भी कही है कि ये जो मोमेंट है, उसको ये मोमेंट को इस तरह से फ्रेम किया है कि आज की तारीख में ह्यूमैनिटी फेसेस अ स्टार्क चॉइस, पीस और वॉर, और डायलॉग और कन्फ्रंटेशन। जो हो रहा है उसको देखते हुए हर किसी की उसमें है कि पीस के लिए जाएं कि वॉर के लिए जाएं, डायलॉग करें कन्फ्रंटेशन करें। तो इसको देखते हुए ये बहुत जरूरी था दुनिया को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी चीजें हैं, हम भी इनको यूज कर सकते हैं, और ज्यादा हमें आंख दिखाने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, इशारा सिर्फ यूएस की तरफ था ये। हाँ सही बात है। लेकिन तरुण, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इसमें क्या क्या वेपन्स थे जो हमें ध्यान से देखने चाहिए? अब आप वेपन्स की अगर बात करें तो एक वेपन हो तो मैं बताऊं, यहाँ पे चाइना ने इस विक्ट्री डे परेड में वेपन्स की लाइन लगा दी है। आप देखिए कि अगर मैं सबसे डेंजरस वेपन्स की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे उनके पास स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ट्रायड थे। ट्रायड का क्या मतलब है कि वहां पे एयर, सी और लैंड में हर तरह के वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, इन लोगों ने परेड में लोगों के सामने रखे। जैसा कि एयर में इनके पास है जिंगले 1, जो कि एयर लॉन्च मिसाइल है और न्यूक्लियर मिसाइल है। आपके पास सी में न्यूक्लियर मिसाइल की बात करें तो उनके पास जुलैंग 3 है, जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। लैंड की अगर बात करें तो उनके पास लॉन्ग रेंज इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, जैसे कि डोंगफेंग 61, डोंगफेंग 31, और डोंगफेंग 5C, जो कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल वॉर हेड्स को कैरी कर सकती है। तो इसका क्लियर क्लियर सिग्नल है चाइना की तरफ से कि चाइना नाउ हैज ए मैच्योर सर्वाइवल न्यूक्लियर आर्सनल। तो आप देखिए कि ये इनके पास हर तरह का है। अगर मैं न्यूक्लियर को हटा दूं तो उनके पास, इन्होंने जो परेड में दिखाया, तो इनके पास हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल्स भी हैं, ठीक है। हाइपरक्रोनिक और क्रूज मिसाइल्स में ये जो है इस तरह से डिजाइन की जाती हैं ताकि ये फास्ट और हिट हार्ड करें।
ठीक है, और जो भी डिफेंसेस हैं किसी भी कंट्री के, उसको इवेड कर सके। इसलिए सो इसमें इनके पास वाईजे सीरीज में बहुत सारी एंटी मिसाइल्स हैं। इनके पास वाईजे 15, 17, 19, 20, जो कि अलग अलग स्पीड से जो है ये मिसाइल्स जो हैं ट्रेवल करती हैं। और कुछ मिसाइल्स तो ऐसी भी हैं जो मार्क 5 से ऊपर ट्रेवल करती हैं, ठीक है। और इनके पास, इसके अलावा इनके पास एक और मिसाइल है जो कि है DF-26D, जिसको गुआम किलर भी बोलते हैं। गुआम किलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी रीच जो है वो यूएस बेसिस जो पैसिफिक में है वहां तक है, ठीक है। इनके पास और भी मिसाइल है, इनके पास CJ-20A है, यिंगजिंग 18C है। सारी मिसाइल जो है इंटरकॉन्टिनेंटल है, तो ये वहां से बैठे बैठे अमेरिकन बेसिस को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास डायरेक्टेड एनर्जी एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें इन्होंने दिखाया हमको। इन्होंने इसमें एक LY-1 करके इनके पास एक ट्रक माउंटेड लेजर सिस्टम था, जो कि हाई पावर माइक्रोवेव वेपन है। और जिसको डिजाइन किया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामने है उसको फ्राई करने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन। सामने कुछ भी है, यहां से लेजर लगाएंगे और वो उसको फ्राई कर सकते हैं। इनके पास ये सब है। आप देखिए, इसके अलावा इनके पास अनमैन्ड सिस्टम्स भी हैं। इनके पास अगर ड्रोन की बात करें तो इनके पास ड्रोन में स्टेल्थ ड्रोन है, अटैक ड्रोन्स हैं, जिसमें GJ-11 है, जो कि मैन्ड एयरक्राफ्ट के साथ 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 फ्लाई कर सकता है वो। इनके पास और तो और अंडर वाटर ड्रोन्स भी हैं, जिसमें AJX-002 है, HSU-100 है। और ये जो है अंडर वाटर ड्रोन जो है, ये जो है माइन लेइंग के भी काम आ सकती हैं। और इसमें हमने देखा इनके पास अनमैन्ड सरफेस शिप्स भी हैं, और रोबोट्स भी हैं, और बहुत सारे जो वेपन्स हैं जो बैटलफील्ड में काम आ सकते हैं और जो ह्यूमन को इजिली रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम्म। इतने सारे इसमें देखिए सी, एयर और लैंड के इनके पास वेपन्स हैं। और टेक्नोलॉजिकली वे मोर एडवांस देन ऑफ कोर्स इंडिया और एनी अदर कंट्री। प्रॉब्ली यूएस के पास होंगे वो। हाँ, तो तरुण ये सही कह रहे हो, काफ़ी एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स हैं उनके पास। और मुझे लगता है कि कंपैरिजन इंडिया से हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे पड़ोसी है। और रीसेंट जो गतिविधियां हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर और उससे भी पहले, वी आर सीइंग दैट यही वेपन्स भले ही चाइना बना रहा हो, चाइना अपनी मिलिट्री परेड में दिखा रहा हो, बट अल्टीमेटली हमें ये वेपन से फाइट करना है पाकिस्तान में, है ना, क्योंकि यही सब सप्लाई हो रहे हैं बिल्कुल। पाकिस्तान को, है ना। तो आई जी। थिंक कंपैरिजन करना हमें करना चाहिए, भले ही हम उसमें उतने आगे ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ब्रॉडली देखा जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर ट्रायड्स, इवन एंटी शिप मिसाइल्स, हम थोड़ा कंपैरिजन में हैं यहाँ पे। भले ही हमारे पास उतनी वैरायटी ना हो, लेकिन हमारे पास हम्म। ऑल दीज वेपन्स का एक एक वेरिएंट है हमारे पास। जैसे एंटी शिप मिसाइल्स अगर आप देखो, जो आपने वाईजे सीरीज बताई, उसका काउंटर हमारे पास ब्रह्मोस है। और हमने अभी रिसेंटली देखा है, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स, कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस वाज अ ग्रेट सक्सेस, है ना। हम्म। अब अगर मैं सीधा सीधा कंपैरिजन करूं तो जहां मुझे एक मिसिंग लिंक लग रहा है, वो है कंपैरिजन इन अनमैन्ड एंड एआई वेपन सिस्टम्स। आपने जैसे बताया रोबोट वॉल्स, तो एक्चुअली फाइटिंग सोल्जर्स ऑन ग्राउंड, those are called robot wolves. So that is something that I don't think India right now has. Maybe it's in R&D right now, but we don't हम्म। have a functional, I can say a full brigade of robot wolves, right? And submarine drones, I mean, underwater drones. So I think that also I have not seen that we have the capability. Maybe I'm wrong. Maybe it's under R&D. But right now, I think we have to catch up on that angle as well. And of course, the drone system, India is definitely catching up. But I think the AI inclusion in all the weaponry is something that India has to हमको catch up करना है। I think वो एक हम्म। ये तीन चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें कैच अप करना है चाइना के साथ। बाकी सब में मुझे लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी है। हाँ, हमारे पास वो शायद टेक्नोलॉजी है, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आई है। होपफुली, एज यू वर सेइंग, इट्स करेंटली इन R&D। वी आर जस्ट अज्यूमिंग एंड होपिंग दैट, लेट्स सी हाउ इट गोस। और अभी जो है जैसा चाइना ने दिखाया, उसको काउंटर करने के लिए हमको भी जल्दी से जल्द कुछ लेके आना पड़ेगा।
otherwise we might be very late, हाँ हाँ। in this बट weapon industry. ये बहुत अच्छी, बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि आज तक हम सोचते थे, और चाइना का ऐसा परसेप्शन है दुनिया में कि सब चीज़ें थोड़ी छुपी हुई रहती हैं, है ना। तो एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट चाइना की मिलिट्री परेड, सो दैट्स एन आयरनी, राइट। तो लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक वो परसेप्शन एंड वो थॉट प्रोसेस अभी भी है वहाँ पे। एंड जितना हमें मिलिट्री परेड में दिखाया गया, आई थिंक उनके पास टेक उससे ज़्यादा ही होगा। एंड बिल्कुल। होपफुली ये हम भी ऐसा ही करते हैं कि हम जो अपनी 26 जनवरी की परेड में दिखाते हैं, हमारे पास भी उससे ज़्यादा ही होता है। हम्म। लेकिन माय पॉइंट बीइंग कि देखिए, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो इतना चेंज हो गया है कि चाइना, जिसको हम समझते थे कि, है ना, उनका परसेप्शन था कि वो सब कुछ छुपा के रखते हैं, आज वो मिलिट्री हम्म। परेड कर रहे हैं और अपने वेपनरी पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। हाँ, वो तो है ही है। अब ये देखिए ना कि जैसे आप छुपाने की आपने बात की ना, तो ये हर कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर ये हमेशा ब्लेम करता है कि जो वो कर रहे हैं, जो सामने दिखा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा उनके पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपना आपने ब्रह्मोस का एग्जाम्पल दिया ऑपरेशन सिंदूर में, जब इंडिया पाकिस्तान का अभी कुछ दिन पहले छोटा सा वॉर हुआ था, तो ब्रह्मोस के ऊपर चाइना हमेशा से ही ये आरोप लगाता आ रहा है इंडिया के ऊपर कि जो इंडिया दिखा रहा है ब्रह्मोस को, कि ब्रह्मोस की रेंज जितनी है, जितनी इंडिया बता रहा है, उसकी रेंज कहीं उससे ज्यादा है। और हम्म उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ज्यादा रेंज हो और इंडिया नहीं बताना चाह रहा हो। और दूसरा हो सकता है कि चाइना जानबूझ के ऐसा बोलता हो, ताकि जो आसपास के, जो जैसे कि मैंने बताया कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम है, और अगर ये बताएंगे कि इसकी रेंज इतनी 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, तो फॉर एग्जांपल यूएस, रशिया, यूके और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आए कि अगर आज ये रेंज इनकी कम है और इतनी रेंज हुई, तो हमारे बेसिस पे या हमारे कंट्रीज पे या हमारे नेबरिंग कंट्री, सपोर्टिंग कंट्रीज पे ये अटैक कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा ना दूसरे कंट्रीज को थोड़ा बताने के लिए भी होता है कि हमारे पास है कि नहीं है। थोड़ा डाउट क्रिएट करना हमेशा अच्छा रहता है। जियो पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करी हमने तरुण भाई, तो कौन कौन लीडर्स थे जिन्होंने ये अटेंड किया? अच्छा, ये जो चाइनाज विक्ट्री परेड थी, इसमें अगर लीडर्स की हम बात करें, तो इसमें 26 से ज्यादा जो है वर्ल्ड लीडर्स आए थे। और जिसमें जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं एक वो। और सेकंड जो नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग अन हैं, वो आए थे। और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें ये है कि किंग जोंग अन की जो बेटी है किम जू ए, वो पहली बार उनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ था इस चाइनाज विक्ट्री परेड में। ये पहली बार आई अपने फादर के साथ, और वो दिखाई भी दी वहां पे। और इसके अलावा यहाँ पे ज्यादातर जो लीडर्स थे वो एशिया से थे, ग्लोबल साउथ से थे, जिसमें कि ईरान है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, बेलारूस है, सर्बिया है। और जो उसमें एक इसमें बहुत ही एक नोटिसेबल एब्सेंट जो है वो वेस्टर्न लीडर्स की है। तो जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान, इसके लीडर्स जो थे ये सब, दे ऑल स्टेड अवे, राइट। और विद जापान अर्जिंग अदर्स टू बॉयकॉट। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि जहां पे जापान बोल रहा है, एंड दे वर साइटिंग इट एज एंटी जापानीज सेंटिमेंट। बिकॉज ये जो बना, जैसे आपने पहले बताया था कि ये जो इन्होंने विक्ट्रीज डे परेड की है, ये जो है 80th एनिवर्सरी वर्ल्ड वॉर टू में, जो देर विन ओवर जापान। ऑफ कोर्स तो जापान तो उसको एंटी रहेगा ही उसमें। हाँ। और इसमें एक ट्विस्ट ये है, जितने भी अटेंड किए थे उसमें जो टू ऑस्ट्रेलियंस फॉर्मर पॉलिटिशियंस हैं, एक डैन एंड्रयूज है और एक बॉब कार है। ये इनको दे अटेंडेड एज गेस्ट ऑफ ऑनर्स, गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह अटेंड किया इन लोगों ने, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई बैक होम ऑस्ट्रेलिया हम्म में। हम्म और जो जो भी क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे थे कि दे आर दीज टू पॉलिटिशियंस आर ट्राइंग टू लेजिटिमाइज बीजिंग्स प्रोपेगेंडा। हम्म। तो उसमें ये दो दो पार्ट हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें। हाँ हाँ। आई थिंक और वो दो ऑस्ट्रेलियन एक्स पॉलिटिशियंस जो हैं, वो उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं चाइना में, हाँ। एंड दे हैव डिक्लेयर्ड इट। आई मीन दैट्स नॉट अ मिस्ट्री, बट अगेन हम्म। दैट वाज अ कंट्रोवर्सी बिकॉज आजकल एंटी चाइना सेंटिमेंट्स यूएस एंड अलाइज में, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी है पॉलिटिक्स में, हम्म। है ना। तो और इसमें सॉरी एक लेकिन चीज और मिस हाँ। कर गया मैं, सॉरी, बिफोर बिफोर यू हम्म कंटिन्यू। हम्म एक एक इसमें जो बहुत ही देख के थोड़ा सरप्राइजिंग था सबके लिए, इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो थे ही, और साथ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर भी थे, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर।
अब ये पहली बार ऐसा हुआ कि उस परेड में कि देखिए सारे पॉलिटिशियंस आए हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पे कोई भी मिलिट्री चीफ, कोई भी आर्मी चीफ, कोई भी डिफेंस पर्सनल नहीं आया एक्सेप्ट पाकिस्तान। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं, बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट था सबके लिए। नहीं, क्योंकि भाई पाकिस्तान में कौन चीफ ऑफ स्टेट है वो पता नहीं है ना, तो तो नहीं, अब पता लग गया है। अब पता लग गया है, सही बात है। शायद शायद यही बताने के लिए था कि कौन है। हाँ हाँ। देखिए, जब मिलिट्री परेड से पहले जो पॉलिटिशियंस का, जो लीडर्स का समिट हुआ था, एससीओ समिट, हाँ, राइट, उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनको किसी ने भाव नहीं दिया। तो वहाँ से फिर डिसीजन आया होगा कि भाई अब तुमको तो कोई भाव दे नहीं रहा है, तो हम ही आ जाते हैं। है ना? हाँ। तो लेकिन एक क्वेश्चन है मेरे पास तरुण भाई, ये मोदी जी क्यों नहीं गए मिलिट्री परेड में? अब देखिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि मोदी जी नहीं गए और इंडिया का कोई भी पॉलिटिशियन वहां पे दिखाई नहीं दिया। और इसका मीडिया में भी कोई न्यूज नहीं आई कि सब इनवाइट हुए, मोदी जी इनवाइट क्यों नहीं हुए, जबकि 2 दिन पहले मोदी जी वहां पे थे एससीओ के समिट में। तो मोदी जी 2 दिन और रुक सकते थे, या बाद में कोई जयशंकर साहब भी, कोई भी जा सकता था, लेकिन कोई भी नहीं गया। तो जहां तक मेरा अंदाजा है कि शायद इंडिया को इनविटेशन ना आया हो, ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है कि वो ना आया हो। और बाकी तो उनके फ्रेंडली कंट्रीज है, रशिया वाज अ फ्रेंड ऑफ चाइना इन वर्ल्ड वॉर 2, और दे वर फाइटिंग अगेंस्ट जापान एज वेल, राइट। सो वो भी एक उनका रशिया का, पुतिन का आने का, और नॉर्थ कोरिया चाइना का फ्रेंडशिप हमेशा रही है, तो वो उनको बुलाने का रहा है। पाकिस्तान चाइना की रही है। और बाकी जो कंट्रीज हैं, म्यांमार, बेलारूस, इंडोनेशिया, सर्बिया वगैरह वगैरह, ये तो चलो बुलाया तो उनको तो आना ही था। तो शायद इंडिया को इन्विटेशन आया हो, ये हो सकता है। ओके, रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनविटेशन आया कि नहीं आया इस पे तो कुछ कमेंट नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि मोदी जी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने चूज नहीं किया वहां जाने के लिए, क्योंकि दे वांटेड टू गिव अ मिक्स सिग्नल कि हाँ भाई, हम चाइना के साथ एससीओ में चले गए, ठीक है, उतना इनफ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू यू नो टू टू मच एक्सटेंट टू हाँ, अटेंड देयर मिलिट्री परेड, तो एक काइंड ऑफ ऐसा मिक्स सिग्नल देने के लिए। तो आई थिंक हाँ। ऑफ कोर्स दैट आल्सो मेक सेंस, बट यू नेवर नो कि सच बात क्या है। अच्छा, मिक्स सिग्नल देने के लिए यूएस को। यूएस को। और आप देखिए कि इसमें यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट हैं, उनका बहुत ही जबरदस्त एक ट्रुथ सोशल पे उनका ट्रुथ आया है। और उनका एक फोटो है तीनों का, इसमें कि किंग जोंग अन, और पुतिन, और जिनपिंग, ये तीनों है एक फोटो के अंदर। और उसने ट्रुथ डाला है उसके अंदर कि से हाई टू पुतिन एंड किम एज यू कॉन्स्पायर अगेंस्ट अमेरिका। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और हाँ। साथ में उन्होंने कंप्लेन की है, जो मीडिया वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला है कि जी जो है जिनपिंग ने, उन्होंने इस विक्ट्री डे परेड में एक्नॉलेज नहीं किया अमेरिकाज रोल इन वर्ल्ड वॉर 2 इन सपोर्टिंग हम्म। चाइना। तो वो बोला कि सब कुछ दिखाया ठीक है, लेकिन हमारा जो रोल है वो क्यों नहीं उन्होंने बताया सबके सामने। हम्म। खैर वो चाइना क्यों बताएगा, एंटी अमेरिका है वो, और उनका अपना है, तो वो तो नहीं बताएंगे उसमें। हम्म। और इसमें ना एनालिस्ट एक चीज बोलते हैं कि ये जो है, जो वेपन्स डिस्प्ले किए इन्होंने, जो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इट्स अ डिस्प्ले ऑफ, इट्स अ पीस ऑफ थिएटर, एक्चुअली इट्स मोर सिंबॉलिक देन एन एक्चुअल मिलिट्री अलायंस। उसमें उस तरह से जो क्रिटिक्स हैं और जर्नलिस्ट हैं वो बोल हम्म। रहे हैं इसमें। हम्म। तो वर्ल्ड वॉर 2 में तरुण, जब बैटल ऑफ ब्रिटेन हो रहा था, है ना, तो ब्रिटेन के पास थोड़ा इक्विपमेंट्स कम थे और टैंक्स कम थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो गुब्बारे वाले टैंक्स बना के और अपने बीचेस पे छोड़ दिए, हाँ, टुवर्ड्स इंग्लिश चैनल। तो जब जर्मन फाइटर्स जब ऊपर से आते थे तो वो देखते थे, अरे इनके पास तो इतने सारे टैंक हैं, है ना, और वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते थे उसके हिसाब से, जबकि असलियत कुछ और थी। तो ये कोई भरोसा नहीं है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिखाए गए, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक गेस कर सकता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए हो। अब देखिए, अब वो तो पता चलेगा फ्यूचर में कि दिखावे के लिए हाँ। है कि किसी और चीज के लिए है। नहीं, लेकिन पास में भी पता चल चुका है, देखिए यही सब वेपन्स थे, रेडार सिस्टम्स एंड मिसाइल्स, एवरीथिंग दैट वाज सप्लाइड टू पाकिस्तान
जो कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने यूज करने की कोशिश की। बट आप देख ही सकते हैं कि कैसे हमारे प्लेन्स भी अंदर चले गए, उनके रेडार सिस्टम्स भी डिस्ट्रॉयड हो गए, और इंडिया ने काफ़ी सक्सेस अचीव की उन वेपन्स के खिलाफ, राइट? तो कितने भी वेपन्स आप दिखा लो, सच हो या गलत हो, लेकिन उसकी रिलायबिलिटी क्या है वो असली ऑपरेशन में ही पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हम्म। वो है ना कि जब तक वो अभी तो वो है ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और हैं। तो अभी तो दिखाने वाले दांत हैं, जब असलियत में खाने की बात आएगी तब देखा जाएगा कि रियल में टॉय हैं कि सीरियसली वेपन है। हाँ। ये तो पता चलेगा इसमें। चलिए चलिए, थैंक यू तरुण, आज इस टॉपिक पे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो आर्मी और क्रिकेट पे चाय डिप्लोमेट्स को फॉलो करिए, हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हैं रिलेटेड टू इंडियन आर्मी एंड इंडियन क्रिकेट। थैंक यू। थैंक यू।